Now we will solve next article, that is electric potential due to infinite uniform surface charge density. चार्ज डेंसिटी क्लियर। इस बार आपको एक प्लेन दिया जाएगा जो कि इन्फिनाइट होगा शेप में। अब इसके आगे कोई भी पॉइंट है P, इस पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो पॉइंट P का पोटेंशियल नॉट डिफाइंड आएगा क्योंकि ये इनफाइनाइट चार्ज डेंसिटी है। नॉट डिफाइंड आएगा। लेकिन आप दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल पर कमेंट कर सकते हो। समझे कैसे कर सकते हो? देखो, हम जानते हैं कि इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। यूनिफॉर्म सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कांस्टेंट, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ। तो मैं फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? माइनस डेल यू बाई डेल आर। क्या लिख दूंगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो पी क्यू के बीच का पोटेंशियल यदि मुझे निकालना है तो मैं सेम प्रोसीजर फॉलो करूंगा जो पीछे मैंने आपको बताया था। मतलब डेल आर उधर लेके चले जाएंगे, इंटीग्रेशन आर पी आर क्यू, यहाँ आएगा वी पी, यहाँ आएगा वी क्यू, यहाँ आ जाएगा वी पी माइनस वी क्यू। लिमिट लगाने के बाद सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आ जाएगा आर क्यू माइनस आर पी। ये आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन किसी एक पॉइंट का आप एब्सोल्यूट पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। समझे? तो ये चीज बड़े ध्यान से समझेंगे आप। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इसमें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, काफ़ी चीज़ें कैलकुलेट कर चुके हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में। ठीक है, याद होगा आपको, मैंने बताया था कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है आर डिस्टेंस पे। एक इन्फिनाइट लॉन्ग वायर की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है गॉस लॉ की हेल्प से तो कर सकते हैं। एक इन्फिनाइट प्लेन की वजह से भी आप उसके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो। अगर एक प्लेन है इन्फिनाइटली चार्ज्ड तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा उसके सामने सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट जो आता था वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो बाय एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ को यूज करते हुए। क्लियर? तो अब गॉस लॉ का एप्लीकेशन ही मैं आपको बताने जा रहा हूं। और मैंने शायद आपको एक अगर सिलेंड्रिकल शेप में अंदर चार्ज रखा हुआ है तो एक सिलेंड्रिकल सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी दोनों की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, मतलब सिलेंडर के अंदर और सिलेंडर के बाहर, ये भी मैं आपको बता चुका हूं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में ही। क्लियर? आज एक नई चीज अब बताने जा रहा हूं कि कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड और आउटसाइड अ चार्ज स्फेरिकल सेल। एक चार्ज स्फेरिकल सेल के अंदर और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस की हेल्प से कितना आता है, इस चीज को जो मैं बताने जा रहा हूं ये मैंने पहले बताया ही नहीं आपको। मतलब कूलम्ब लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सेल मैंने नहीं बताया आपको। कूलम्ब लॉ की हेल्प से इन्फिनाइट स्ट्रेट चार्ज्ड वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पहले कूलम्ब लॉ की हेल्प से बताया था, बाद में गॉस लॉ की हेल्प से बताया था। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो दोनों तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं, जैसे पॉइंट चार्ज, इन्फिनाइटली स्ट्रेट वायर, इन्फिनाइटली सरफेस चार्ज डेंसिटी। इन तीनों को आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो, दोनों तरीके से। लेकिन जब एक सिलेंड्रिकल शेप में वायर रखा होता है वॉल्यूम में, तो उसके अंदर और बाहर, समझे, उसके अंदर और बाहर
कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये हम गॉस लॉ की हेल्प से ही बताते हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, समझे। अब मैं बात करता हूं शेल के अंदर और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। ये सिर्फ गॉस लॉ से ही बताया जा सकता है। मैंने बताया था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो सिर्फ गॉस लॉ से ही सॉल्व होंगे, समझे। तो वही अब यहां देखो, अब यदि मैं इसके अंदर हूं, यहां मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा सरफेस चूज करना पड़ेगा जो कि सिमेट्रिक हो। कैसे हो, सिमेट्रिक। तो पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप कैलकुलेट करोगे वो गॉस लॉ से कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे कि नेट फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस गॉसियन सरफेस, कर्व्ड गॉसियन सरफेस, क्या आएगा वो, इंटीग्रेशन E डॉट डी ए। गॉस लॉ से मैं लिख सकता हूं कि कोई भी अंदर चार्ज नहीं है बाय एप्सिलॉन नॉट, और क्योंकि ये सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस है इस चार्ज के, तो मैं ये बोलूंगा कि इसके हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के परपेंडिकुलर ही आएगा, यदि आएगा तो। किसी एंगल पे नहीं आ सकता, ऐसे नहीं आ सकता, ऐसे आ सकता है। क्यों आ सकता है ऐसे, क्योंकि इस लाइन के सिमेट्रिक है ये स्ट्रक्चर, तो या तो इस लाइन के अंदर आएगा या बाहर आएगा, ऐसे नहीं आ सकता किसी पॉइंट पे, यानी परपेंडिकुलर आएगा, समझे ना। और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी इसी लाइन में आएगी, तो cos 0 आएगा यहाँ, E cos 0 dA, और E हमेशा कांस्टेंट आएगा क्योंकि हर एक पॉइंट चार्ज से इक्वली और सिमेट्रिकली दूर है। ये पॉइंट भी चार्ज से इक्वली और सिमेट्रिकली दूर है, ये पॉइंट भी, तो अमाउंट भी सेम रहेगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं E cos 0, यहां लिख सकता हूं 4/r², इसकी डिस्टेंस rp स्क्वायर, तो ये तो 0 है इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा पॉइंट P पे 0। तो यानी एक शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। अब ये बात आप हमेशा याद रखेंगे कि शेल के अंदर, शेल क्या होता है, शेल होता है कि जिसके अंदर स्पेस हो, यहां स्पेस है, यहां चार्ज नहीं है, ये शेल है। तो आप बोलोगे कि हमेशा एक चार्ज्ड शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। कोई भी पॉइंट चूज करें आप, वो अंदर यदि है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 0, नो इलेक्ट्रिक फील्ड। अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, ये मेरी बात समझ में आई। अब यदि मैं बाहर हूं, पॉइंट Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करना चाहता हूं, तो एक ऐसा गॉसियन सरफेस मानूंगा जो कि पॉइंट Q से पास हो रहा होगा, और फिर से पॉइंट Q पर क्या लिखूंगा कि फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस कर्व्ड सरफेस, ये जो गॉसियन सरफेस, कर्व्ड गॉसियन सरफेस बराबर क्या आएगा, इंटीग्रेशन E डॉट डी ए। एक मैथमेटिकल वे से निकालेंगे, एक गॉसियन लॉ से निकालेंगे। कितना आएगा, कितना आएगा, Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ऐसे निकालेंगे, Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इधर लिखेंगे E डॉट डी ए। एनक्लोज्ड चार्ज कितना है, यहां आपको दी जाएगी कि इस शेल की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है यूनिफॉर्म, तो आप अंदर का टोटल चार्ज बता सकते हैं 4πr² इंटू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इस गॉसियन सरफेस पर आप कोई भी पॉइंट चूज करो, जैसे ये ले लेता हूं मैं, इस पॉइंट के लिए अगर मैं सेंटर से मिलाता हूं, जितना ऊपर चार्ज उतना ही नीचे चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, ऐसे आएगा, ना तो ऐसे आ सकता है और ना ही ऐसे आ सकता है, ये और ये गलत है, ऐसे आएगा। तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में, यानी cos थीटा हमेशा 1 आएगा, थीटा 0 आएगा। दूसरी बात कि हर एक पॉइंट, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, हर एक पॉइंट इस चार्ज के लिए सिमेट्रिकली एडजस्टेड है, तो इसका मतलब अमाउंट भी सेम आएगा हर एक पॉइंट पे। तो मैं ये लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन डी आ जाएगा, तो यहां आएगा E cos 0 यानी 1, यहां आएगा
4 पाई आर क्यू, क्यू तक की डिस्टेंस का स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, आर स्क्वायर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया। सिग्मा क्या है, सिग्मा है इस पे चार्ज डेंसिटी। यदि इस पे टोटल चार्ज QT दिया जाता है तो सिग्मा को क्या लिख सकता हूं मैं, अगर टोटल चार्ज मुझे पता है QT, सिग्मा को लिख सकता हूं 4 पाई आर स्क्वायर, समझे, यहां QT आ जाएगा। तब फिर आप ये पाएंगे, अगर मैं ये वैल्यू यहां पुट कर देता हूं तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा QT अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू स्क्वायर। अगर ये वैल्यू इसमें पुट कर दी जाए तो आप ये पाएंगे कि फाइनल आंसर जो आएगा Q पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वो आएगा KQT बाय आर क्यू स्क्वायर, शेल की वजह से, शेल की वजह से। ये आंसर क्या है, ये। तो इसका मतलब ये है कि यदि मुझे बाहर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है शेल की वजह से, तो आप उस शेल के कंप्लीट चार्ज को उसके सेंटर पे रखा हुआ मान सकते हैं। पॉइंट Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन के लिए आप इस डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज को एक इसके सेंटर पे रखा हुआ पॉइंट चार्ज मान सकते हैं कि ये टोटल चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है पॉइंट चार्ज की फॉर्म में। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड तब भी तो यही आएगा कूलम्ब लॉ से, KQT बाई आर स्क्वायर। मैंने गॉस लॉ को यूज करते हुए ये प्रूव किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये आता है। अब मैं ये बोल पा रहा हूं कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ये आता है KQT बाई आर स्क्वायर, तो मैं ये कह सकता हूं कि यही इलेक्ट्रिक फील्ड किस और स्टेट में आता है, कौन सी स्टेट में आता है, उस स्टेट में आता है कि जब ये पूरा का पूरा चार्ज सेंटर पे मान लिया जाए, तब भी तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। आई बात समझ में। और इस स्टेट में भी कि यानी ये शेल रखा हुआ है, शेल की फॉर्म में चार्ज रखा हुआ है, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यही आता है। तो इन दोनों बातों को आपको कनेक्ट करना आना चाहिए। देखेंगे ध्यान से, अंदर और बाहर, शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, लेकिन बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड आप पूरे चार्ज को सेंटर पे रख के कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन सिर्फ बाहर। ऐसा कि पूरे चार्ज को सेंटर पे रखते हो आप, ऐसा सिर्फ बाहर की कैलकुलेशन के लिए आप कर सकते हो, समझे। देखेंगे, नाउ वी विल कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड एंड इनसाइड अ यूनिफॉर्म वॉल्यूमेट्रिक स्फेरिकल चार्ज डेंसिटी। मतलब इस बार एक स्फेयर के वॉल्यूम में चार्ज होगा, ये स्फेयर है, इसके वॉल्यूम में चार्ज है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी आपको दिया हुआ है रो। आपको बताना है इसके अंदर और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। ऐसा ही क्वेश्चन हमने सिलेंडर के लिए सॉल्व किया था, याद होगा आपको। तो उसी टाइप का एक क्वेश्चन है, समझे। इसके सेंटर से मान लेते हैं r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है और RQ डिस्टेंस पर एक पॉइंट Q है सेंटर से। इसकी रेडियस आपको दी गई है r इसकी रेडियस है। तो अब पहले मैं कैलकुलेट करता हूं पॉइंट P पर पोटेंशियल, सॉरी नॉट पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर। तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या मानना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा, क्योंकि ये एक स्फेरिकल है। तो गॉसियन सरफेस भी मुझे यहां स्फेरिकल वे में ही लेना पड़ेगा, क्योंकि एक तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा इसके, और उस सिमेट्रिक होने की वजह से क्या हो जाएगा, हम हमेशा गॉसियन सरफेस ऐसा चूज करते हैं कि जिसके लिए इंटीग्रेशन E डॉट डी ए, जिसके लिए इंटीग्रेशन E डॉट डी ए बहुत आसान हो जाए, ऐसा हम चूज करते हैं। क्लियर। ये मान लिया मैंने गॉसियन सरफेस, वो पॉइंट P से गुजरना चाहिए। ऐसा क्यों माना मैंने, देखो कोई भी रैंडमली पॉइंट अगर मैं लेता हूं इस पर, कोई भी, जैसे ये पॉइंट लिया मैंने, इस पॉइंट को यदि मैं सेंटर से मिलाता हूं, ये लाइन सोचो,
तो जितना ऊपर चार्ज है उतना ही नीचे चार्ज आएगा। अगर आप फिगर ध्यान से बनाएंगे, सही तरीके से अगर आप फिगर बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जितना चार्ज ऊपर है उतना ही चार्ज नीचे है, क्योंकि ये दोनों कंसेंट्रिक स्फीयर हैं, दोनों ही कंसेंट्रिक स्फीयर हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा, इस लाइन के लोग या तो ऊपर या नीचे, ऐसे किसी एंगल पे नहीं आ सकता है। एंगल पे आने का मतलब क्या होगा कि ऊपर ज़्यादा चार्ज है या नीचे ज़्यादा चार्ज है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन के लोग आएगा। तो एक तो मैंने थीटा को कांस्टेंट कर दिया, किसी भी पॉइंट पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा, यानी सरफेस की डायरेक्शन में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, या तो उसकी डायरेक्शन में या उसके अपोजिट, या तो बाहर की ओर या अंदर की ओर, वो पता चल जाएगा कैसे आएगा। समझे? अब दूसरी चीज, इस पॉइंट के लिए जितना ऊपर चार्ज है उतना ही नीचे चार्ज है, और इसी प्रकार से ये पॉइंट अगर मैं चूज करता हूं तो इस पॉइंट के लिए भी चार्ज कंप्लीटली उसी फैशन में एडजस्टेड है जैसे इसके लिए था। जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट से चार्ज की डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करता है यहां इस पॉइंट के लिए, उसी प्रकार से इस पॉइंट के लिए भी चार्ज की अलग अलग चार्ज की डिस्टेंस यानी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम वे में एडजस्टेड है। बिल्कुल, अगर मैं इसको थोड़ा सा घुमा के यहां छोड़ दूं तो आप देखेंगे ये पॉइंट हो जाएगा। क्लियर? तो मैं ये कहूंगा कि अमाउंट भी हर एक पॉइंट पर सेम आएगा और डायरेक्शन भी रेडियली आउटवर्ड आएगी या इनवर्ड आएगी। तो मैं ये लिख सकता हूं कि फ्लक्स विद दिस गॉसियन सरफेस, ये जो मैंने दो बातें अभी बोली वो क्यों बोली, इसलिए बोली मैंने कि मैं आपको ये समझा रहा हूं कि ये गॉसियन सरफेस स्फेरिकल ही क्यों लिया मैंने। ये मैं क्यूब की शेप में भी तो ले सकता था या किसी और शेप में भी तो ले सकता था, स्फेरिकल ही क्यों लिया ये मैंने समझाने के लिए आपको ये दो बातें बताई हैं। अब आगे गॉसियन सरफेस लिखूंगा मैं एक तरीके से मैथमेटिकली और एक तरीके से गॉस के फॉर्म में सॉल्व करूंगा। अब इसके अंदर टोटल कितना चार्ज है, इसके अंदर सिग्मा इंटू 4/3 पाई, सिग्मा नहीं रो आएगा, चार्ज डेंसिटी कितनी है रो, इसका वॉल्यूम कितना आएगा 4/3 पाई आरपी क्यूब, ये वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम इंटू वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, ये यूनिट वॉल्यूम का चार्ज है रो, तो ये आएगा टोटल चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर बाय एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ मैंने अप्लाई किया, यहां ई बाहर आ जाएगा, कोस 0 आएगा, 4 पाई आरपी स्क्वायर आ जाएगा। आई बात समझ में? ये मैं बता चुका हूं, ई का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, एंगल हमेशा 0 रहेगा। तो यहां से 4 पाई से 4 पाई गया, आरपी स्क्वायर से ये आरपी क्यूब गया, आरपी बचेगा। तो आप ये पाएंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आ जाएगा रो आरपी बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, और मैंने 0 डिग्री लिखा है, इसका मतलब मैंने बाहर की ओर माना था और बाहर की ओर मानकर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड आएगा। अब आप याद रखेंगे हमेशा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, बाहर की ओर, यानी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बाहर की ओर, और अमाउंट में कितना है रो आर पी बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ये मैं ओरिजिन अगर मान लेता हूं तो पॉइंट पी को इसका पोजीशन वेक्टर बोला जा सकता है आर पी, समझे ना, ओ के रेस्पेक्ट में पॉइंट पी कहीं भी होगा उसकी ओर, पॉइंट पी की ओर, इसलिए मैंने एरो लगा दिया ऊपर। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा पॉइंट पी पर वो लिखोगे आप आर पी 3 एप्सिलॉन नॉट। अगर मैग्नीट्यूड की बात किया जाए तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड सेंटर से आगे चलने पर बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेंटर से आगे चलने पर बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये आप समझ चुके होंगे। देखो इधर, अगर मैं यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना चाहता हूं, ये सेंटर है, तो सेंटर से आगे इधर मैं पोजीशन लिख देता हूं, एक्स एक्सिस है, तो आप ये पाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, E बराबर R। अगर मैं इस डिस्टेंस को x से दर्शाऊं तो यहां x आ जाएगा, तो E बराबर रो x बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, यानी y बराबर kx, यानी एक लाइन आएगी स्ट्रेट लाइन। कहां तक स्ट्रेट लाइन आएगी, इस पॉइंट तक, सरफेस वाले पॉइंट तक, यहां तक। अब इसके बाद यानी अब मैं बाहर हूं, तो अब बाहर कैलकुलेट करते हैं, आउटसाइड। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी पॉइंट क्यू पर,
तो पॉइंट क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या मानना पड़ेगा? पॉइंट क्यू से जाने वाला एक गॉसियन सरफेस, वो भी किस फॉर्म में आएगा? स्फेरिकल फॉर्म में आएगा, वो जो इस चार्ज को सिमेट्रिकली क्लोज करेगा। तो हम लिखेंगे फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस गॉसियन सरफेस गॉसियन सरफेस इंटीग्रेशन ए डॉट डी ए। यहां क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहां इंटीग्रेशन ए डॉट डी आ जाएगा। अब क्यू एनक्लोज्ड कितना है? इस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है? वो है रो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। इधर यहां भी अगर आप कोई भी पॉइंट चूज करते हैं, सेंटर से मिलाते हैं, तो आप ये देखोगे कि ऊपर जितना चार्ज है उतना ही नीचे है इस लाइन के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस लाइन में आएगा, ना तो इधर जाएगा ना नीचे जाएगा। समझे? ना तो ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड है, एकदम रेडियली इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बिल्कुल मिड में। तो इसका मतलब क्या है कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। आई बात समझ में? तो यानी क्या आएगा? कोस 0, पहले थीटा बराबर क्या आएगा? 0, यानी कोस 0। अब ई डॉट डी ए में मुझे पता चल चुका है एंगल 0 आएगा। अब अमाउंट की बात कर लेते हैं। आप यहां पॉइंट चूज ना करके अगर यहां पॉइंट चूज कर लेते हैं तो ये पूरा का पूरा चार्ज इसके लिए भी उसी प्रकार से एडजस्टेड है जैसे इसके लिए था, तो अमाउंट भी सेम आएगा। समझे? और ये हुआ क्यों? क्योंकि मैंने ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस माना है। यहां क्या लिख दूंगा मैं? ई कॉस 0 डिग्री इंटीग्रेशन डी एन पे आएगा 4 पाई आर क्यू स्क्वायर। अब इसको यदि सॉल्व करूंगा मैं, तो इसको सॉल्व करने के बाद आप पाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये आता है, रो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यू का क्यूब, नॉट क्यूब स्क्वायर, ये आता है। रो आर क्यूब 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यू स्क्वायर, ये आता है। आई बात समझ में? अब ध्यान से देखो, अगर मैं रो की वैल्यू यहां पुट करता हूं, रो की वैल्यू क्या आएगी? टोटल चार्ज। मान लेते हैं इसमें टोटल चार्ज कितना है? इसके अंदर टोटल चार्ज QT है, तो रो क्या आएगा? QT अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, ये आएगी डेंसिटी, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, इंटू 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब का स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा? आर क्यूब से आर क्यूब गया, 3 से 3 गया, QT अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब का स्क्वायर। या आप बोल सकते हो कि E बराबर क्या आएगा? KQT अपॉन आर क्यू का स्क्वायर। इस रिजल्ट का मतलब यह है कि यदि आप सॉलिड स्फीयर मतलब एक वॉल्यूमेट्रिक सरफेस चार्ज डेंसिटी से बाहर हैं, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड KQT/R² आ रहा है, का मतलब इस पूरे चार्ज को आप सेंटर पे मान सकते हो। फिर से सेम बात आई है यहां। इसका मतलब यह निकलता है कि चाहे स्फेरिकल शेल हो, चाहे सॉलिड स्फीयर हो, चाहे वॉल्यूम में चार्ज हो, चाहे सरफेस पे चार्ज हो, अगर आप स्फीयर से बाहर हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करने के लिए पूरा चार्ज आप सेंटर पे रखा हुआ मान सकते हो। ये रिजल्ट ये चीज बोलता है। समझ में आई बात? तो ये हर एक पॉइंट जो मैंने इसको प्रूव करने के दौरान बोला है वो आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मैं बार बार बोलता हूं कि ये पॉइंट और ये पॉइंट सिमेट्रिकली एडजस्टेड है, तो इस बात का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी या अमाउंट सेम होगा। इस चीज को आप अच्छे से समझेंगे।